सोचिए कि आपके पास कांच की दो छोटी शीशियां हैं। दोनों में बिल्कुल एक जैसा एकदम साफ और पानी की तरह दिखने वाला लिक्विड है जी। और दोनों के अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु है ना, उनकी गिनती भी एकदम बराबर है। बिल्कुल एकदम सेम फॉर्मूला। हाँ, तो अगर कोई एक शीशी का लिक्विड पी लेता है तो हल्का सा नशा होगा क्योंकि वो पीने वाली शराब यानी एथेनॉल है। सही बात है। लेकिन अगर गलती से भी दूसरी शीशी का लिक्विड पी लिया तो वो एक बेहद जहरीला ईथर है। और वहीं खेल खत्म। मतलब यार, परमाणु वही है, गिनती वही है, फॉर्मूला भी वही है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग। वाह। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस जादुई और थोड़ी अदृश्य सी दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से शुरुआत की आपने। शुक्रिया। तो आज हम इसी दुनिया को डीकोड करने वाले हैं। हमारे इस गहरे विश्लेषण का जो आधार है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो कि असल में बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल है। बिल्कुल। अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ रटने वाले लंबे चौड़े फॉर्मूले और उबाऊ किताबों का नाम है। लेकिन हमारा मिशन आज यही समझना है कि इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से कैसे बचा जाए और इसके पीछे का लॉजिक समझा जाए। एग्जैक्टली। हम इसे एक ऐसी भाषा के रूप में समझेंगे जो हमारे आसपास की दुनिया को चलाती है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। हाँ, और आपका वो एथेनॉल और ईथर वाला उदाहरण मतलब वो एकदम सटीक जगह चोट करता है। अगर हम इस विषय को एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें ना, तो ये सिर्फ रसायनों के नाम रटने के बारे में कभी था ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये है क्या? ये असल में इस बात का गहरा अध्ययन है कि प्रकृति खुद को व्यवस्थित कैसे करती है। हाँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के व्यवहार और उसके बनाए अनगिनत यौगिकों का एक बहुत ही लॉजिकल ढांचा है। अगर हम इसकी क्यों को समझ लें तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो हमारी इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो कार्बन ही है? बिल्कुल निर्विवाद रूप से। सोर्स के हिसाब से कार्बन में दो बहुत ही कमाल के गुण होते हैं। पहला है टेट्रावेलेंसी, जिसका मतलब है 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता, और दूसरा है टैटनेशन, यानी खुद के ही साथ जुड़कर लंबी चेन बनाने का गुण। बिल्कुल सही। अगर मैं इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करूं तो मैं सोच रही थी कि कार्बन मुझे लेगो ब्लॉक्स की तरह लगता है। लेगो ब्लॉक्स दिलचस्प है। हाँ, मतलब एक ऐसा लेगो ब्लॉक जिसमें 4 कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। आप उन्हें किसी भी दिशा में जोड़कर अनगिनत आकार बना सकते हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो या कोई बहुत बड़ी इमारत। कार्बन भी तो यही कर रहा है ना? लेगो ब्लॉक वाली एनालॉजी शुरुआत समझने के लिए काफी अच्छी है, लेकिन इसमें कोई पेच है। हाँ, एक छोटी सी दिक्कत है। लेगो ब्लॉक्स प्लास्टिक के बने होते हैं और बिल्कुल सख्त होते हैं। प्रकृति में कार्बन के बॉन्ड्स इतने सख्त और बेजान नहीं होते। ओह, अच्छा। वो बहुत डायनामिक होते हैं। वो मुड़ सकते हैं, खिंच सकते हैं और लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं। कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कैटिनेशन की वजह से वो अपनी ही जैसी सैकड़ों लंबी चेन बना सकता है, जो सिलिकॉन जैसे दूसरे तत्व नहीं कर पाते, है ना? एकदम सही। सिलिकॉन की चेन कमजोर होती है, लेकिन यहाँ जो चीज असल में कार्बन को इतना खास बनाती है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सोर्स मटेरियल में sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन का काफी जिक्र है। मुझे तो ये किसी अजीब पासवर्ड जैसे लगते हैं। हाँ, पासवर्ड। लेकिन असल में ये मॉलिक्यूल के आकार का ताला खोलने वाले पासवर्ड ही तो हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कार्बन दूसरे परमाणुओं से जुड़ता है तो वो अपने अलग अलग ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाकर नए ऑर्बिटल्स बनाता है। इसी प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये कोई हवाई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। यकीन मानिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये हाइब्रिडाइजेशन सीधे तौर पर तय करता है कि मॉलिक्यूल 3D दुनिया में कितनी जगह घिरेगा। मतलब उसका असली आकार क्या होगा? बिल्कुल। उदाहरण के लिए मीथेन को ही ले लीजिए। जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो वो एक टेट्राहीड्रल आकार लेता है। टेट्राहीड्रल मतलब एक पिरामिड जैसा? हाँ, एक 3D पिरामिड जैसा जिसके बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होते हैं। यानी ये सिर्फ कागज पर खींची गई फ्लैट लाइनें नहीं है, मॉलिक्यूल सच में एक 3D पिरामिड जैसा रूप ले लेता है। एकदम सही। और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, वो पिरामिड पिचककर एक समतल त्रिकोण यानी ट्रिगोनल प्लेनर बन जाता है। अरे वाह! और sp हाइब्रिडाइजेशन में तो वो बिल्कुल सीधा, मेरा मतलब है लीनियर हो जाता है। अब सोचिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के शेयर होने का तरीका बदलने से पूरे मॉलिक्यूल का 3D आकार बदल गया।
और आकार बदलने से उसका व्यवहार भी बदल जाता होगा। बिल्कुल, उसकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसी 3D आकार पर निर्भर करती है। मतलब ढांचा ही उसका भविष्य तय कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जब प्रकृति ने इन मॉलिक्यूल्स को इतना कॉम्प्लेक्स 3D आकार दिया है तो हम इन्हें कागज पर कैसे उकेरते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्योंकि सोर्स में मॉलिक्यूल को दिखाने के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। साथ ही 3D दिखाने के लिए सॉलिड वेज और डैश वेज का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। जब मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखती हूँ तो मुझे सच में लगता है कि केमिस्ट्स बहुत आलसी होते हैं। आलसी? अच्छा। हाँ, मतलब उन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन लिखना ही छोड़ दिया और सिर्फ जिगजैग लाइनें बनानी शुरू कर दी। बस मान लो कि हर कोना एक कार्बन है। ये तो सरासर आलस है ना? आलस नहीं, एफिशिएंसी है। वो कैसे? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 30 कार्बन और 62 हाइड्रोजन है। अब अगर आप कागज पर हर एक कार्बन और हर एक हाइड्रोजन लिखने बैठेंगे तो आपको असल में वो चीज दिखेगी नहीं जो सबसे जरूरी है। मतलब कागज पर सिर्फ C और H का एक घना जंगल बन जाएगा? बिल्कुल, और उस जंगल में से हमें खास पेड़ों को पहचानना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस जंगल में जो खास पेड़ हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। बॉन्ड लाइन नोटेशन उस फालतू के शोर को हटा देता है। जब हाइड्रोजन और कार्बन का क्लटर हट जाता है तो हमारा पूरा ध्यान उस असली एक्शन एरिया पर आ जाता है, जहां असली रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने वाली हैं। हाँ, जैसे ही आपको जिगजैग लाइन के सिरे पर एक OH ग्रुप दिखता है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये एक अल्कोहल है। समझ गई। और 3D दिखाने के लिए जो आपने सॉलिड वेज और डैश वेज की बात की, वो भी बहुत काम की चीज है। सॉलिड वेज का मतलब है कि बॉन्ड कागज से बाहर निकलकर आपकी तरफ आ रहा है। और डैश वेज का मतलब है कि वो कागज के पीछे यानी स्क्रीन के अंदर जा रहा है। बिल्कुल। तो फंक्शनल ग्रुप असल में मॉलिक्यूल की पहचान या उसका कैरेक्टर तय करते हैं। हाँ, और यहीं पर होमोलॉगस सीरीज का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये असल में एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स का एक परिवार है। परिवार? मतलब जैसे सारे अल्कोहल्स का एक ग्रुप। सही कहा। और इस परिवार की खासियत यह है कि हर अगला सदस्य सिर्फ एक CH2 यूनिट से अलग होता है। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा यह है कि उनकी प्रॉपर्टीज में एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल बदलाव आता है। आपको हर एक मॉलिक्यूल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर परिवार के एक सदस्य का लॉजिक समझ आ गया तो बाकी सबके बर्ताव का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। लॉजिक से याद आया, जब दुनिया भर के केमिस्ट इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं तो सब एक ही मॉलिक्यूल को अलग अलग नाम ना दें। इसके लिए कोई ठोस सिस्टम होना चाहिए। और यही एंट्री होती है IUPAC की। हाँ, सोर्स में IUPAC नोमेनक्लेचर का काफी विस्तार से जिक्र है। इसे एक तरह से केमिस्ट्री का व्याकरण यानी ग्रामर कहा गया है। जो कि ये है भी। इसके कुछ सख्त नियम हैं, जैसे सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढना, फिर ब्रांचिंग को सबसे छोटा नंबर देना जिसे लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं, और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। जैसे मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल वगैरह। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतनी जटिल नेमिंग सिस्टम की आखिर जरूरत ही क्या है? क्या हम इनको आम नामों से नहीं पुकार सकते? मतलब हम पानी को डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड तो नहीं कहते, सिर्फ पानी कहते हैं ना? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें ना, तो पानी का उदाहरण ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही आम और सदियों पुराना यौगिक है। शुरुआती दौर में जब गिनती के कुछ ही यौगिक पता थे तो उनके नाम उनके स्रोत के आधार पर रख दिए गए। जैसे सिट्रस फलों से मिलने वाले एसिड को सिट्रिक एसिड कह दिया गया। ये तो आसान था। हाँ, लेकिन आज हमारे पास लाखों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या इंसान के दिमाग के लिए लाखों आम नाम रटना मुमकिन है? नहीं, वो तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए IUPAC सिस्टम की जरूरत पड़ी। ये एक यूनिवर्सल पिन कोड सिस्टम की तरह है। चाहे कोई साइंटिस्ट भारत में बैठा हो या जर्मनी में, वो नाम सुनकर बिना गलती किए कागज पर एकदम सटीक स्ट्रक्चर बना लेगा। एग्जैक्टली। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का नेम भी इसीलिए है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इथाइल पहले लिखना है या मिथाइल। लेकिन इस सिस्टम में भी एक पेच है। जब एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। सोर्स में एक पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन सा ग्रुप ऊपर आएगा और कौन सा नीचे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर्स, और ऐसे ही नीचे जाते हुए साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और आखिर में अल्कोहल और अमीन आते हैं। बिल्कुल सही याद है आपको। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये तय कैसे होता है। मतलब कौन सा ग्रुप बॉस है और कौन सा कर्मचारी, ये कैसे डिसाइड होता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है।
वो लिस्ट कोई रैंडम तरीके से नहीं बनाई गई है। इसके पीछे एक गहरा लॉजिक है जो मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन स्टेट पर निर्भर करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा है। आप उस लिस्ट के लॉजिक को देखिए। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और दूसरी तरफ एक OH ग्रुप से भी जुड़ा होता है। ये कार्बन बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होता है। अच्छा, तो जो कार्बन जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे उतनी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। काफी हद तक यही लॉजिक काम करता है। जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाता है और वो मॉलिक्यूल के नाम का सरनेम या सफिक्स तय करता है। एकदम सही। और बाकी जितने भी छोटे बड़े ग्रुप्स हैं वो सब सिर्फ प्रीफिक्स या ब्रांच बनकर रह जाते हैं। ये बिल्कुल किसी कंपनी की हायरार्की जैसा है, जहां CEO के आते ही बाकी सारे मैनेजर सिर्फ आम कर्मचारी बन जाते हैं और कंपनी CEO के नाम से जानी जाती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। खैर, ये नोमेनक्लेचर वाला व्याकरण तो एकदम स्पष्ट हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि प्रकृति को इंसान के बनाए नियमों से खेलने में बड़ा मजा आता है। वो तो है। आप किस संदर्भ में कह रही हैं? मतलब हम एक परफेक्ट ग्रामर बना लेते हैं, लेकिन फिर प्रकृति हमारे सामने ऐसे मॉलिक्यूल रख देती है जिनके फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स एक हैं, लेकिन उनका बर्ताव एकदम अलग है। ओह, आप आइसोमेरिज्म की बात कर रही हैं। हाँ, सोर्स में इसे आइसोमेरिज्म कहा गया है। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसे चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म का जिक्र है। और आपके शुरुआत वाले एथेनॉल और ईथर के उदाहरण से बेहतर इसे कोई नहीं समझा सकता। सच में? हाँ, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एक क्लासिक केस है। फॉर्मूला सेम, लेकिन एक अल्कोहल बन गया और दूसरा ईथर। मैं इसे कुकिंग की एक एनालॉजी से समझना चाहूंगी। मान लीजिए आपके पास आलू, टमाटर, प्याज, बेसन और नमक है। ठीक है। एक दिन आप इन सबको मिलाकर एक बढ़िया सी पकौड़ी बनाते हैं। अगले दिन आप उन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार आप एक ग्रेवी वाली सब्जी बना देते हैं। बिल्कुल। सामग्री बिल्कुल वही है, गिनती वही है, लेकिन जो नतीजा निकला उसका स्वाद, उसका रूप और उसका काम बिल्कुल अलग है। आइसोमेरिज्म भी तो यही कर रहा है ना? ये बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। केमिस्ट्री में भी ठीक यही होता है। परमाणुओं की संख्या और प्रकार समान होते हैं, लेकिन उनके जुड़ने का तरीका यानी उनकी कनेक्टिविटी बदल जाती है। और मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म का ही उदाहरण लें। एक ईथर मॉलिक्यूल में बीच में एक ऑक्सीजन होता है और उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है। अब मान लीजिए कुल 4 कार्बन हैं। ठीक है। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। लेकिन अगर हम एक तरफ 3 कार्बन कर दें और दूसरी तरफ सिर्फ 1 कार्बन, तो अचानक से उस मॉलिक्यूल का पूरा कैरेक्टर बदल जाएगा। सच में? सिर्फ एक ऑक्सीजन की जगह खिसकने से इतना बड़ा फर्क आ जाता है? जी हाँ, मॉलिक्यूल्स की भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज पूरी तरह बदल जाती हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सबसे जरूरी बात, इंसानी शरीर पर उनका असर। बिल्कुल, इंसानी शरीर के अंदर उनका असर बिल्कुल अलग हो सकता है। एक आइसोमर शायद आपकी किसी बीमारी का इलाज कर दे और उसी का दूसरा रूप आपके लिए जहर बन जाए। हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर डिक्टेट्स फंक्शन, तो ये महज एक मुहावरा नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। स्ट्रक्चर ही फंक्शन तय करता है, ये बात तो दिमाग में छप गई है। तो अब मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, उनके आकार तय हो गए हैं और हमें उनके नाम भी पता है, लेकिन केमिस्ट्री सिर्फ स्थिर चीजों के बारे में तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली खेल तो अब शुरू होता है। वही, असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। सोर्स मटेरियल में इस टकराव यानी रिएक्शन मैकेनिज्म का काफी गहराई से विश्लेषण किया गया है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो वो 2 तरह से टूट सकता है, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। लेकिन ये टूटते क्यों हैं और इन दोनों में फर्क क्या है? इसे आप एक टग ऑफ वॉर या रस्साकशी के खेल की तरह समझिए। जब 2 परमाणु एक बॉन्ड बनाते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज में दोनों परमाणु बराबर ताकतवर होते हैं। तो जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों बड़ी शांति से अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अलग हो जाते हैं। इससे जो चीज बनती है उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, है ना? बहुत ज्यादा। लेकिन हेटेरोलिटिक क्लीवेज में कहानी अलग है। क्या उसमें कोई एक परमाणु बेईमानी कर लेता है? हाँ, आप इसे बेईमानी कह सकती हैं, लेकिन विज्ञान में हम इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं।
इस रस्साकशी में एक परमाणु दूसरे से ज्यादा लालची या ताकतवर निकलता है। मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है? बिल्कुल, वो शेयर किए हुए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले उड़ता है और बॉन्ड टूट जाता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन्स गए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे कार्बन आयन कहते हैं, और जिसका इलेक्ट्रॉन छिन गया वो कार्बोकेटाइन बन जाता है पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो इस तरह से चार्जेस पैदा होते हैं और फिर आते हैं हमारे रिएजेंट्स, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। सही कहा। नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल यानी जिन्हें न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज की तलाश है, क्योंकि उनके पास खुद इलेक्ट्रॉन की भरमार है। हाँ, जो ऐसे OH- या साइनाइड आयन। और इलेक्ट्रोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। बिल्कुल सही। और जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का अपनी जगह से खिसकना शुरू होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कहते हैं। हाँ, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो कार्बन चेन के साथ साथ कमजोर होता जाता है। फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है जो सिर्फ तब दिखता है जब कोई हमला करता है। इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट भी हैं। एक सेकेंड, यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है। रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पर मैं सच में सवाल उठाना चाहती हूँ। अच्छा, पूछिए। किताब खुद स्पष्ट रूप से ये कहती है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जिन्हें कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं, वो पूरी तरह से काल्पनिक हैं। उनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर हम इन काल्पनिक चीजों को कागज पर बना बनाकर अपना समय क्यों बर्बाद करें? ये बहुत ही आम और वाजिब उलझन है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि हम काल्पनिक चीजें पढ़ रहे हैं। असल समस्या ये है कि हमारी जो कागज पर ड्राइंग बनाने की क्षमता है ना, वो मॉलिक्यूल की असली जटिलता को दिखाने के लिए काफी नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। नाइट्रोमीथेन का ही उदाहरण लेते हैं। हम इसे कागज पर ऐसे बनाते हैं जैसे नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। हाँ, तो नियम के हिसाब से सिंगल बॉन्ड लंबा होना चाहिए और डबल बॉन्ड छोटा। एकदम सही। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने लैब में इसे मापा तो हैरान करने वाली बात सामने आई। क्या? दोनों बॉन्ड्स की लंबाई बिल्कुल एक बराबर थी। सच में? मतलब वो ना तो पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड था और ना ही पूरी तरह से डबल बॉन्ड। ऐसा ही कुछ। वो असल मॉलिक्यूल एक ब्लेंडेड रियलिटी है जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप नीले और पीले रंग को मिलाते हैं तो हरा रंग बनता है। बिल्कुल। अब हरा रंग कोई भ्रम या कल्पना नहीं है, वो बिल्कुल असली है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को हरा रंग समझाना हो जिसने उसे कभी नहीं देखा है, तो आप यही कहेंगे ना कि ये नीले और पीले का मिश्रण है। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। नाइट्रोमीथेन में इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह टिके रहने के बजाय पूरे मॉलिक्यूल में फैल जाते हैं। इस फैलाव या डीलोकलाइजेशन से मॉलिक्यूल को एक बहुत ही जबरदस्त स्थिरता मिलती है जिसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ये ब्लेंडेड रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट सच में कमाल का है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एक रस्साकशी में है जो मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहे हैं। बिल्कुल सही। खैर, हमने कार्बन के आकार समझ लिए, IUPAC की ग्रामर देख ली और रेजोनेंस का ये अदृश्य नाच भी समझ लिया। लेकिन क्या हम सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते रहेंगे? नहीं, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल भी तो जरूरी है। हाँ, क्योंकि सोर्स के आखिरी हिस्से में कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की विधियों का जिक्र है। यहाँ सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी किताब से निकलकर सीधे किसी फैक्ट्री या बड़ी सी लैब की दुनिया में आ गए हैं। और यही वो जगह है जहां विज्ञान का असली जादू होता है। देखिए, थ्योरी को कभी भी प्रैक्टिकल दुनिया से अलग करके नहीं देखा जा सकता। हम कागज पर कितनी भी देर तक रेजोनेंस या आइसोमेरिज्म की बात कर लें, अंत में हमें उस रसायन को भौतिक दुनिया में शुद्ध रूप में प्राप्त करना ही होता है। शुद्धिकरण के बिना सारी थ्योरी बेकार है। जैसे सब्लिमेशन में ठोस पदार्थ सीधे गैस बन जाता है बिना लिक्विड बने। हाँ, जैसे कि कपूर। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर जो सबसे दिलचस्प है वो है डिस्टिलेशन। जैसे इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जिक्र है। इसका इस्तेमाल तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कच्चे तेल को अलग-अलग हिस्सों में तोड़ने के लिए किया जाता है ना। हाँ, और जरा सोचिए कि ये कितने बड़े पैमाने पर होता है। एक क्रूड ऑयल रिफाइनरी में लाखों बैरल कच्चा तेल रोजाना प्रोसेस होता है। उस कच्चे तेल में अनगिनत ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिले होते हैं। तो उन्हें अलग कैसे करते हैं? यहीं पर बॉइलिंग पॉइंट्स का सिद्धांत काम आता है। जिन अणुओं के बीच का आकर्षण बल यानी वैन डर वाल्स फोर्स कम होता है, वो कम तापमान पर उबलकर भाप बन जाते हैं। अच्छा,
और फिर उन्हें डिस्टिलेशन टावर में ऊपर इकट्ठा कर लिया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, और भारी मॉलिक्यूल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो नीचे रह जाते हैं, जैसे कि डीजल या डामर। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला है। मतलब जो माइक्रो लेवल के नियम हम वैन डर वाल्स फोर्स या मॉलिक्यूलर वेट के रूप में किताब में पढ़ रहे हैं, वही नियम असल में मैक्रो लेवल पर पूरी दुनिया चला रहे हैं। बिल्कुल, हमारी पूरी ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी इंडस्ट्री उसी पर टिकी है। अगर हमें वो माइक्रो नियम समझ नहीं आता तो हम कच्चे तेल से पेट्रोल कभी अलग ही नहीं कर पाते। एकदम सही पकड़ा आपने। हर वो छोटी चीज जो माइक्रोस्कोपिक स्तर पर होती है, उसका सीधा और बहुत बड़ा असर हमारी रोजमर्रा की इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं पर पड़ता है। ये सब आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब इस पूरे गहरे विश्लेषण की एक छोटी सी समीक्षा कर लेते हैं। बिल्कुल। आज के सफर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसी यानी कार्बन की बेसिक खूबी और उसके 3D आकार से शुरुआत की। फिर हमने IUPAC की सख्त लेकिन जरूरी ग्रामर को समझा। हाँ, और हमने कुकिंग एनोलॉजी के जरिए देखा कि कैसे स्ट्रक्चर ही फंक्शन को तय करता है। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने समझा कि बॉन्ड्स का टूटना कोई रैंडम घटना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रस्साकशी है। और हमने रेजोनेंस की उस ब्लेंडेड रियलिटी को भी समझा कि माइक्रो थियरी कैसे रिफाइनरी जैसी बड़ी जगहों पर डिस्टिलेशन और प्यूरिफिकेशन के जरिए काम आती है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जो भी सीखने वाला सिर्फ फैक्ट्स रटने के बजाय उनके पीछे के क्यों और कैसे पर ध्यान देता है, उसके लिए केमिस्ट्री महज एक उबाऊ विषय नहीं रहती। वो एक लॉजिक का जाल बन जाती है। हाँ, जब आप ये समझने लगते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ क्यों जा रहा है, तो आप असल में प्रकृति के काम करने के तरीके को डिकोड कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ज्ञान तभी सबसे कीमती होता है जब उसे सही मायने में समझा जाए। और अब इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मैं सभी सुनने वालों के लिए एक सोच में डाल देने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। सोचिए, आज हमें बॉन्ड्स के टूटने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रस्साकशी और इलेक्ट्रॉन्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने का पूरा मैकेनिज्म पता है। हमें उनकी एनर्जी का हिसाब लगाना भी आता है। तो अगर इंसान इन अदृश्य इलेक्ट्रॉन्स के नाटक को इतनी सटीकता से लिख और समझ सकता है, तो क्या भविष्य में हम एक लैब कंप्यूटर पर ही बैठकर किसी नई चमत्कारी दवा की पूरी प्रॉपर्टी बिना उसे असल में बनाए? हाँ, बिना उसे लैब में बनाए ही 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर पाएंगे? क्या हमारी थ्योरी इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम वर्चुअल दुनिया में ही पूरा ट्रायल कर लें? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार तक सीखने और समझने की ये रोमांचक यात्रा ऐसे ही जारी रखें।